टू इक्विटी रेशियो ले लेते हैं, यानी कितना है, यानी डेट उधार कितना है कंपेयर टू बाकी नंबर्स, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो ये भी हमें बता देता है कि यस, डेट उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो हमें कंपनी के प्रोमोटर्स के इंटेंशंस के बारे में बताता है वो है कि उनके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। तो वो हम जा सकते हैं इन्वेस्टर्स पे और यहां पर हमें पता चलेगा कि प्रोमोटर्स के पास 52.79% है और इन्होंने इसको डाइल्यूट नहीं किया, यानी बेचा नहीं। जून 2018 से लेके इतना परसेंट ही इन्होंने होल्ड करके रखा है, जो कि बताता है कि हाँ, इनको अपनी कंपनी पे विश्वास है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है यानी वो शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, और वो ज्यादा पॉजिटिव साइन है। फिर उसके बाद FIIs हैं, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कितनी है वो भी खरीदते रहे। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे SBI वगैरह या कोई भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं एक्सेट्रा। और फाइनली गवर्नमेंट के पास इतना शेयर है और ये पब्लिक के पास, यानी हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास ये परसेंटेज इस तरीके से हुई, यानी 20 से घट के 19.48% हमारे पास है। इसको अगर हम ग्राफ से समझे तो वो मनी कंट्रोल से हमें पता चल सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं, तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि अगर हम यहां देखें तो ये प्रोमोटर्स के पास है 52.79%, यानी ओनर्स के पास, ये हम लोगों के पास, पब्लिक के पास है 19.48%, और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 7.35% है, और जो फॉरेन के हैं उनके पास 2.38 है। अब हम एक एक्सट्रीम ऑपोजिट लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो अगर हम एक एक्सट्रीम ऑपोजिट कंपनी का एग्जाम्पल लें तो ये मुझे एक मिली थी MFL इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे अगेन हम वही 5 सवाल अगर इससे पूछते हैं इस कंपनी से, तो सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स कितनी है, 0, 0, 75, 77, 90, 111, 127, ये इंक्रीज हो रही है। अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे शायद कंपनी इंप्रूव हो रही थी, लेकिन दोबारा से 59, फिर 0, 1, बहुत ही अनस्टेबल सी कंपनी है। तो अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, -49 लॉस पे, फिर -25, फिर 32, पता ही नहीं चल रहा कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही नेगेटिव हैं ऑब्वियसली। अगर हम बैलेंस शीट में जाएं और यहाँ पर देखें कि बोरिंग्स उधार कितना है, तो 0, 0, 14, 12, 17, ये उधार 66, 74, फिर 38, फिर कम हो गया। और रिजर्व्स कितने हैं, नेगेटिव में है, -5, -5, -4, -3। तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस हमें लग रहा है कि ये एक नेगेटिव इंटेंशंस है। अगर हम बात करें कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना है, तो जो प्रोमोटर्स के पास है वो सिर्फ 0.42% है, यानी सारा का सारा उन्होंने पब्लिक को थमा रखा है। एक तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्कैम टाइप चीज है कि आप, क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी पे विश्वास है तो आप ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना चाहोगे। इसे अगर हम ग्राफ से देखें और मनी कंट्रोल की वेबसाइट में आए, MFL इंडिया, और नीचे देखें तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ से ज्यादा क्लियर होता है। इमोशनली हमें समझ आता है कि ये सारा पब्लिक के पास है, 99.48% के पब्लिक को निकल गए। और इसकी जो सबसे नेगेटिव बात मुझे और भी लगी थी वो ये थी, अगर आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करें MFL इंडिया तो वो खुलती ही नहीं है। ये डोमेन नेम ही कोई खरीदना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो ये बहुत ही बुरी इन्वेस्टमेंट होगी और पोटेंशियली जो लॉस है वो 100% होगा। अब मेन सवाल आता है कि क्या अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम किसी भी प्राइस पर शेयर्स ले लें? इसका आंसर देने से पहले हमें PE रेशियो को समझना पड़ेगा। PE रेशियो का मतलब है कि एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंक की बात करें और अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट 5% है और हम बैंक में 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो एक साल के बाद ये 100 रुपए 105 रुपए में बदल जाएंगे, यानी 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज की अर्निंग हुई है। तो इस केस में PE रेशियो होगा प्राइस जो कि है 100 रुपीज डिवाइडेड बाय अर्निंग जो कि है 5 रुपए, यानी 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। यानी एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए आपको बैंक को 20 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए साल के शुरू में हमने बैंक को 100 रुपए दिए थे, यानी 20-20 के 5 नोट, तभी हमें हर 20 रुपए के नोट के लिए 1 रुपए मिला और टोटल 100 रुपए देने से हमारी अर्निंग 5 रुपए हुई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अब अगर हमें ये देखना है कि कंपनी के शेयर्स अभी सस्ते में मिल रहे हैं या महंगे में, तो जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के PE को हम बाकी सिमिलर कंपनी के PE से कंपेयर कर सकते हैं। अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बोलें तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपको कोई लैपटॉप खरीदना है तो आप सेम लैपटॉप 3-4 दुकानों से खरीद सकते हो। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन हम screener.in में आते हैं और एशियन पेंट्स की जो PE है हम उसे उसकी इंडस्ट्रियल PE से कंपेयर करते हैं। तो जो स्टॉक का PE है वो आप देख सकते हो कि 90.7 है, यानी लोग 90.7 रुपीज देने को तैयार हैं पर साल 1 रुपए कमाने के लिए। और अगर हम इसे इसकी इंडस्ट्रियल PE से कंपेयर करें, अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल PE नहीं दिखता तो आप इसे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये रेशियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
अगर एक 10 साल का बच्चा ट्रेड कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। मेरे हर एक प्रोग्राम में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पीई है वो 85 है, यानी सिमिलर कंपनीज के लिए जो इस कैटेगरी में है उसके लिए लोग 85 रुपीज देने को तैयार हैं। तो बेशक इस एनालिसिस से हमें लग रहा है ये कंपनी के फाइनेंशियल तो स्ट्रांग है, बट अभी इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर ये डिप करता है, मान लीजिए काफी कम आता है, तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा परचेज हो सकता है। ऑब्वियसली अभी अगर हम खरीद लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स देखे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगेन हम कंपेयर करते हैं जो MFL इंडिया है। अगेन यहाँ पे हम इंडस्ट्री पीई सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये वाला जो रेशियो है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसकी इंडस्ट्री पीई कितनी है, 3.46, और जो स्टॉक पीई है वो 0.30 है, यानी लोग 1 रुपए कमाने के लिए 30 पैसे देने को भी तैयार नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पैरामीटर से तो लग रहा है कि ये अच्छा परचेज है, बट हम इसके फाइनेंशियल देख चुके हैं कि बहुत ही अनस्टेबल कंपनी है। इसका डोमेन नेम भी नहीं खुल रहा और ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 9.73 CR की अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगेन आई होप यू गॉट द आइडिया कि इस क्राइटेरिया में हम क्या करने की कोशिश। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे से पैसे कमाने का। अगर हम इन मल्टी बैगर कंपनीज को देखें जैसे कि एस्ट्रल पॉली और एशियन पेंट्स, तो अगर ठीक टाइम पे हम इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर लेते तो हम बिना काम किए बहुत ज्यादा रिटर्न पा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें तो जनवरी 2006 में इसका शेयर का प्राइस 60 रुपीज के आसपास था, और अभी जो इसका प्राइस है वो 2956 के अराउंड चल रहा है, यानी 2956 डिवाइडेड बाय 60। ये एक प्रॉपर मल्टी बैगर थी, सिर्फ 14 सालों में 50 टाइम्स पैसा। वैसे ही एक और मल्टी बैगर कंपनी थी एस्ट्रल लिमिटेड। अगर यहाँ पर हम बात करें तो उसका शेयर का प्राइस 2007 में 7 रुपये था, या 8 रुपीज़ के आसपास, 7.8, और अभी जो इसका प्राइस है वो 1934 है। तो अगर हम इन नंबर्स को कैलकुलेट करें, 1934 डिवाइडेड बाय 8 रुपीज़ यानी 242 टाइम्स, तो ये 250 टाइम्स बैगर थी। एक ये तरीका है इन्वेस्टमेंट कि आप खुद कंपनी नहीं चला रहे हो लेकिन आपके पास वो स्किल है, यानी हमारे पास वो स्किल है जिससे हम उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाएं। ऑब्वियसली उतना आसान नहीं है इसे प्रेडिक्ट करना, क्योंकि इस वक्त पर कोई नहीं कह सकता था कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा होगा। बट अगेन अगर हम एक स्किल एक्वायर करते हैं और काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि उनमें से 1 या 2 मल्टी बैगर बन सकती है। अब कोई भी श्योर तो नहीं हो सकता कि एक्चुअल में कौन सी कंपनी इस तरीके की निकलेगी, लेकिन फिर भी हमने एक फिल्टर, एक क्राइटेरिया देखा जिसे अप्लाई करने से हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस क्राइटेरिया में हमने देखा कि इन 5 चीजों को तो कम से कम कंपनी की चेक करो, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया था नेट सेल्स, यानी क्या सेल्स हर साल ग्रो हो भी रही है या नहीं। जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना अच्छा। दूसरा हमने देखा था नेट प्रॉफिट, यानी क्या प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा हमने देखा था बोरोइंग, यानी डेट, यानी उधार, तो डेट जो है वो कम होना चाहिए, और ये कॉमन सेंस है। चौथा हमने देखा था कि जितने ज्यादा कंपनी के रिजर्व्स हैं उतना अच्छा है, क्योंकि बुरे वक्त में हम डेट चुका सकते हैं। इस केस में कई लोग डेट और रिजर्व का रेशो ले लेते हैं, कई डेट और इक्विटी का रेशो ले लेते हैं, यानी इक्विटी के कंपैरेटिवली कितना उधार है। अगर 10% या 10% से कम है तो ये जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और पांचवा था प्रोमोटर्स होल्डिंग, यानी अगर कंपनी के प्रोमोटर्स खुद का सारा शेयर सेल नहीं कर रहे तो ये एक अच्छा साइन है, और अगर सेल कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बुरा साइन है। फाइनली अगर ये 5 चीजों से कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रांग लग रही है तो वेट करो कि कंपनी का पीई उनकी इंडस्ट्रियल पीई से कम हो। जितना कम होगा उतना अच्छा है, और मिनिमम इस क्राइटेरिया के बाद ही इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली आई होप आप लोग समझते होंगे कि एक 10 मिनट की वीडियो में पूरी एनालिसिस नहीं सिखाई जा सकती, इसलिए मेथड 100% सॉलिड नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई भी एनालिसिस 100% श्योर नहीं होती। इन एनालिसिस से ये तो पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि किन किन कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने हैं। इसमें ज्यादा सक्सेस के चांसेस तभी हैं जब हम बिजनेस के बारे में 100% पता है, यानी प्रोडक्ट क्या है, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, कंपनी आगे एक्सपैंड कैसे करेगी। और जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट को एज अ बिजनेस पार्टनर की तरह देखेंगे उतने अच्छे डिसीजंस हम ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट या बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज मिस नहीं करना चाहते तो आप गीगल बिजनेस